एवरीवन, आज हम लोग समूह 16 के तत्वों पर आधारित 5 नंबर के सैद्धांतिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। परीक्षा में आपको कोई 5 पॉइंट पूछे जाएंगे, हम यहां पर 5 से ज्यादा पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक गलनांक, क्वथनांक और घनत्व में क्रमशः वृद्धि होती है। अंतिम तत्व पोलोनियम के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिक अवस्था। तो प्रथम सदस्य ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, जबकि बाकी सदस्य समूह के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है परमाणविकता। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु O2 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा और उच्च विद्युत ऋणता के कारण इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। यह पी पाई बंध बना सकता है। तो इस प्रकार दो ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है और यह O2 के रूप में द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है। समूह के जो शेष सदस्य हैं उनके अणु अधिक जटिल होते हैं, जैसे सल्फर और सेलेनियम में 8 परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार बहुपरमाणविक अणु बनाने की प्रवृत्ति होती है बाकी सदस्यों में, और ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु O2 बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धात्विक और अधात्विक लक्षण। तो हम लोग जानते हैं किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि के साथ धात्विक लक्षण में वृद्धि होती है और अधात्विक लक्षण में कमी होती है। तो यहां जो प्रथम 2 सदस्य हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ये अधातु हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। ये धात्विक लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, अधात्विक लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम इनको उपधातु कह सकते हैं। और अंतिम सदस्य पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर अधातु हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु और पोलोनियम धातु है। अगला पॉइंट है अपरूपता। तो इसके पहले भी हम लोगों ने समूह 15 में अपरूपता को पढ़ा है। यहां इस समूह के सभी सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 और O3 दो रूपों में पाया जाता है। सल्फर के अनेक अपरूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में वो पाया जाता है, जैसे अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गैमा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर है, कोलाइडल सल्फर है। आगे हम लोग अपरूपों के ऊपर, सल्फर के अपरूपों के ऊपर एक अलग से भी प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार सल्फर के अनेक अपरूप हमें प्राप्त हैं। अगला पॉइंट है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में भी हम जानते हैं कि किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि के साथ उनकी आयनन ऊर्जा में कमी होती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से पोलोनियम तक आयनन ऊर्जा में क्रमशः कमी होती है। और यदि हम समूह 15 के तत्वों से इनकी तुलना करें तो समूह 15 के तत्वों की तुलना में इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था को हमने अलग से कारण बताओ वाले प्रश्न में भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करती है। तो बिल्कुल वही पॉइंट यहां हमको डील करना है। इस समूह के तत्वों के संयोजकता कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। तो इस प्रकार अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। अब यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन अपने अधिकांश यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। तो ये जितने अपवाद हैं इनको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अब समूह के जो अन्य सदस्य हैं इनके संयोजकता कोश में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं।
तो रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण जो बाकी के सदस्य हैं ये +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, अतः यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्रृंखलन, कैटिनेशन। तो किसी तत्व के परमाणुओं के द्वारा आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को हम श्रृंखलन कहते हैं। यहां ऑक्सीजन और सल्फर में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे अधिक यह प्रवृत्ति सल्फर में पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के पॉलीऑक्साइड और पॉलीसल्फाइड हमें प्राप्त है। यदि हम पॉलीऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में श्रृंखला बनाते हैं। इसी प्रकार अगर पॉलीसल्फाइडों की बात करें तो सल्फर में अनेक परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला बना सकते हैं। 2 परमाणु भी जुड़ सकते हैं श्रृंखला में, 3 परमाणु भी जुड़ सकते हैं, 4 परमाणु भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक सल्फर परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। तो श्रृंखलन की प्रवृत्ति समूह में सबसे ज्यादा सल्फर में पाई जाती है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, 5 नंबर के प्रश्न के रूप में। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों पर आधारित है, हाइड्राइडों के गुणधर्म पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए। तो यहां भी परीक्षा में कोई 5 बिंदु आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहां हम लोग 5 से अधिक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला है नाम व सूत्र। तो एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीजन H2O बनाता है और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार सल्फर H2S बनाता है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। सेलेनियम बनाता है H2Se और इसको हम सेलेनियम हाइड्राइड कहते हैं। नेक्स्ट टेल्यूरियम H2Te बनाता है, नाम है टेल्यूरियम हाइड्राइड। इसी प्रकार पोलोनियम हाइड्राइड H2PO। तो ये रहा नाम और सूत्र, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है तापीय स्थायित्व। इसके पहले समूह 15 के तत्वों में भी हम लोगों ने तापीय स्थायित्व की विवेचना की है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो इन तत्वों के हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनता है उस बंध की लंबाई में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे बंध की लंबाई में वृद्धि होगी बंध का स्थायित्व घटेगा। तो इस प्रकार अगर हम H2O से H2PO तक देखें तो तापीय स्थायित्व क्रमशः घटते जाएगा। तो यहां H2O का तापीय स्थायित्व 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार H2S का 400 से 600 डिग्री सेल्सियस है, H2Se का 150 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेल्यूरियम हाइड्राइड है ये सामान्य ताप पर विघटित हो जाता है, और अंतिम हाइड्राइड पोलोनियम हाइड्राइड ये अस्थायी होता है, इसका सामान्य ताप पर अस्तित्व नहीं होता है। तो आगे जो हाइड्राइडों की हम बात करेंगे वो H2O से लेके H2Te तक का ही हम अध्ययन करेंगे, H2PO का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि वो सामान्य ताप पर अस्थायी होता है। नेक्स्ट गुण है अपचायक गुण। तो हम जानते हैं अपचायक गुण हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है, और हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य तापीय स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो अभी हमने देखा कि H2O से H2Te तक तापीय स्थायित्व क्रमशः घटता है, अर्थात हाइड्रोजन मुक्त करने की जो सामर्थ्य है वो H2O से H2Te तक लगातार बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अपचायक गुण इसी क्रम में बढ़ेगा, अर्थात सबसे प्रबल अपचायक H2Te होगा, और जैसे जैसे हम पीछे आएंगे अपचायक गुण में कमी होगी
और सबसे कम अपचायक गुण जल प्रदर्शित करेगा, H2O। नेक्स्ट है अम्लीय प्रकृति। तो अपचायक गुण और अम्लीय प्रकृति को हम बिल्कुल एक जैसा डील करते हैं। दोनों ही हाइड्रोजन रिलीजिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य पर डिपेंड करते हैं। तो तापीय स्थायित्व घटता है। अभी हमने देखा H2O से H2T तक तापीय स्थायित्व में कमी होती है, हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो अम्लीय गुण है वो H2O से H2T तक लगातार बढ़ेगा। क्योंकि जल का तापीय स्थायित्व 2000 डिग्री सेल्सियस है तो यह उदासीन प्रकृति का होता है और बाकी सदस्य अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और अम्लीय जो प्रकृति है वो H2S के आगे लगातार H2T तक बढ़ती है। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था। हम जानते हैं कि जल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसके पीछे कारण है जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध। तो ऑक्सीजन परमाणु के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण जल में जो OH बंध होता है वह ध्रुवित प्रकृति का होता है, जिसके कारण जल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित रहते हैं और सामान्य ताप पर द्रव रूप धारण कर लेते हैं। समूह के जो अन्य हाइड्राइड हैं इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति लगभग नगण्य होती है, अतः यह सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो बाकी जितने भी हाइड्राइड है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक गुण। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि के साथ इन हाइड्राइडों के जो सहसंयोजक लक्षण हैं इसमें वृद्धि होती है। तो हम यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा उनकी विद्युत ऋणता घटती है। तो इस प्रकार सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है, सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है। अंत में हम लोग देखेंगे वाष्पशीलता। वाष्पशीलता को हम क्वथनांक के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। जिसका क्वथनांक कम होगा वो अत्यधिक वाष्पशील होगा, वह सरलता से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और जिसका क्वथनांक उच्च होगा उसकी वाष्पशीलता बहुत कम होगी। तो वाष्पशीलता को हम क्वथनांक के आधार पर देखेंगे। तो H2S का क्वथनांक -61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे अधिक वाष्पशील कौन होगा? H2S। उसके बाद H2SE है जिसका क्वथनांक -41 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद H2T जिसका -4 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार वाष्पशीलता का जो क्रम है H2S से H2T तक लगातार घटता है। और अगर हम जल की बात करें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वह बहुत कम वाष्पशील है। तो जल को हम बहुत कम वाष्पशील मानते हैं, जबकि अन्य सदस्य जिनके क्वथनांक माइनस में है वो अत्यंत वाष्पशील होते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 2 प्रश्न देखा और ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। समूह 16 के तत्वों के गुणधर्म पर आधारित पहला प्रश्न देखा और समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणधर्म पर आधारित हमने दूसरा प्रश्न देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।